Friends, welcome back in chapter 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age Standard 7th SS। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड 7th का एसएस है और यह वीडियो मेरा पार्ट 1 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे अपना स्टार्ट होता है द कसम मीट्स लोक दयारो, यानी कसम मीट्स लोक दयारू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फ्लॉक सिंगर्स, यानी ये फ्लॉक सिंगर्स का ग्रुप होता है। वाज ऑर्गेनाइज इन अ विलेज स्क्वायर चौक, यानी ये ऑर्गेनाइज किया गया था एक विलेज में जो चौक के पास, यानी जो स्क्वायर प्लेस होती है वहाँ पे उसको चौक कहा जाता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड देयर एंटायर विलेज हैड गेदर्ड देयर एट नाइट, यानी जो सारे गांव के जो लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे रात में। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ रो, यानी जो छोटे बच्चे भी थे उनका भी वो लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे, अपना पोजीशन सबसे आगे लिए थे। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वर ऑल्सो बिंग संग एट द लोक दयारो, जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो यानी जो देशभक्ति जो सॉन्ग्स था वो भी वहाँ पे बज रहे थे लोक दयारो में, लॉन्ग विथ फ्लॉक सॉन्ग्स, यानी फ्लॉक सॉन्ग के साथ भी। उत्सव लाइक द पलिया रेसाइटल सॉन्ग संग इन होनर्स ऑफ मार्टियर्स, यानी उत्सव जैसा कि वहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा था जैसे कि पालिया रिसाइटल्स। पालिया रिसाइटल का मतलब होता है द सॉन्ग संग इन द होनर्स ऑफ मार्टियर्स, यानी जो मार्टियर्स होते हैं, यानी जो ग्रेट लीडर्स, यानी उनके ऊपर भी सॉन्ग उस पर बज रहे थे वेरी मच, यानी बहुत ज़्यादा। द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, ही आस्क्स हिज ग्रैंडफादर, यानी वो अगले दिन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर व्हाट डज द पालिया मीन्स, यानी पालिया का मतलब क्या था? हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज अ मेमोरिकल कॉमेरेटेशन द हीरोज, यानी पालिया का मतलब होता है कि जो ग्रैंडफादर कहते हैं कि पालिया का मतलब होता है वो मेमोरिकल्स कॉमेरेटर होता है, जो हीरोज़ के बारे में बताया जाता है। इट इज़ द ट्राइब्यूट ऑफ मार्टियर्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स वाइल प्रोटेक्टिंग एंड एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी वो सब जो वो हीरो, यानी जो इसने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर लिया, यानी अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दिया, जो लोगों को बचाने में, यानी लोगों के सुख सुविधा यानी उनके भलाई के बारे में जो उन्होंने ज़िंदगी दाव पे लगा दी, उसे मार्टियर्स कहते हैं। दिस पालियस आर वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यानी ये पालियस जो होता है उसे वर्शिप किया जाता है फेस्टिवल के त्यौहार में। एंड सॉन्ग वाज संग एज द होमोगेज टू देयर मार्टियर्स, यानी उन मार्टियर्स यानी उन शहीदों के लिए, यानी ये सॉन्ग गाया जाता है। दिस इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश का कल्चर है, संस्कृति है। उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड, यानी उत्सव एक लड़की का नाम है और उसका दोस्त अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करते हैं, ग्रैंडफादर प्लीज़ एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ग्रैंडफादर प्लीज़ हमें अपने देश के बारे में और ज़्यादा बताइए। वेट, यानी सेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, यानी ग्रैंडपा कहते हैं कि वेट यानी इंतजार करो। ही वेंट इन एंड कम बैक विथ सम पिक्चर्स, यानी वो अंदर गए और कुछ पिक्चर के साथ वापस आए। ही देन आस्क्ड उत्सव, तब वो उत्सव से पूछते हैं, कैन यू सी टेम्पल्स इन दिस पिक्चर, क्या तुमने जो ये पिक्चर में क्या तुमने ये टेम्पल देखे हैं? इट सीम्स एज इफ स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नैरेट, इजंट इट, जो ये ऐसा लगता है कि जो ये स्टोन्स जो हैं इस पिक्चर में जो टेम्पल का, वो अपनी कुछ स्टोरी नैरेट कर रही है, यानी कुछ अपनी स्टोरी बता रही है। क्या ये सही है ना? तो टुडे, हाँ, आई शेल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द राजपूत एज, यानी आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो राजपूत एज है, राजपूत एज का सिविलाइजेशन और कल्चर क्या था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, यानी प्रशासनिक सिस्टम राजपूत एज में क्या था। तो ड्यूरिंग द राजपूत एरा, यानी राजपूत के समय में, इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय द एनी वन किंग, यानी जो इंडिया था वो खाली एक किंग के द्वारा रूल नहीं किया जा रहा था, वहाँ पे बहुत सारे उस टाइम पे किंग रूल करते थे। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल स्टेट एंड एक्सटेंड ऑफ ईच किंगडम डिपेंडिंग द किंग्स मिलिट्री पावर्स, यानी इंडिया को काफ़ी बड़े छोटे भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें सारे राजा अपना अपना रूल करते थे, यानी जैसे राजा के पास मिलिट्री का पावर होता था वह वैसे उनका बड़ा किंगडम होता था, जिसके पास कम होता था तो उसका छोटा किंगडम होता था। यू हैव बीन द ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टीज इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी आपने पहले के चैप्टर में राजपूत के जो किंग्स थे उनका जो डायनेस्टी था उसको आपने ब्रीफ में पढ़ाई होगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वेंशंस अबाउट दैट टाइम। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है और आर्किटेक्चर और एक्सटर्नल इन्वेंशन क्या होता है उस टाइम के उसमें। तो पहला अपना आया है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आफ्टर द 17th सेंचुरी, यानी 17वीं सदी के बाद वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल इन इंडिया, यानी बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी जो थे वो इंडिया में रूल करते थे। हाउएवर इवन दोस डिफरेंट डायनेस्टी कम टू पावर, यानी एक के बाद एक जो अलग अलग डायनेस्टी जो थे वो पावर में आते गए। दे वेयर द लिटल चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तब वहाँ पे एक छोटा सा चेंज हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थ्रू किंगशिप्स with heredity. It is not compulsory that the elder son would always automatically become the next king. यानी किंग का क्या होता था सिप में कि अगर राजा के मरने के बाद उसका बेटा जो बड़ा बेटा होता था तब उसको राजगद्दी पे बैठाया जाता था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं हो गया कि राजा के मरने के बाद जो उसका सबसे बड़ा बेटा होगा वही राज्य पे बैठेगा, बिकम द नेक्स्ट किंग, यानी अगला राजा बनेगा। देयर हायर अपॉइंटेड सिलेक्टेड बाय द किंग्स वाज कॉल्ड द कॉन प्रिंस, यानी जो उनका जो उत्तराधिकारी जो होता था किंग का वो सिलेक्ट किया जाता था किंग के दौरान, जिसे कहा जाता था कॉन प्रिंस। इन सम केसेस, यानी ऐसे भी केसेस होते थे इवन पीपल्स एंड एडमिनिस्टर इलेक्ट और सिलेक्ट देयर किंग्स, और ऐसी भी कंडीशन होती थी जो वहाँ के जो राज्य के जो लोग होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, वो भी अपना किंग को सिलेक्ट करते थे या फिर इलेक्ट करते थे। यानी वाइल इन काश्मीर किंग यस्करा वॉज सिलेक्टेड एंड एंथोन बाय द ब्राह्मण ग्रुप, यानी जैसे कि कश्मीर में जो किंग यस्करा जो थे उनको भी सिलेक्ट किया गया था और ब्राह्मण ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। इन गुजरात कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज अ सक्सेसिव बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी गुजरात में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के दौरान कुमारपाल को भी सिलेक्ट किया गया था। अपना आगे चालू होता है द मिनिस्टर्स वाज अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्टर्स एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली, यानी जो मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता था किंग के दौरान कि जो एडमिनिस्टर करें या फिर जो उनका जो किंगडम है उनको मैनेजमेंट करें यानी मैनेज करें एट दैट टाइम, यानी उस समय जो पीपल्स बिलीव विक्टिम्स ऑफ पुअर्स रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी जो उस समय जो लोग रहते थे वो सबूत हुआ करते थे पुअर, यानी जो खराब और रॉन्ग्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होता था उसका विक्टिम होते थे। यहाँ पे थिंक दिया है व्हाट काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज आवर कंट्री फॉलो, यानी किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा कंट्री फॉलो करता है। व्हाट काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वाज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिश रूल जब था तब किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। और हाउ वेयर द मिनिस्टर्स इलेक्टेड इन एंशिएंट टाइम, यानी पुराने ज़माने में मिनिस्टर्स कैसे इलेक्ट हुआ करते थे, हाउ आर मिनिस्टर्स सिलेक्टेड टुडे, और इस समय मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो अपना आगे चालू होता है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज, यानी विलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है। तो विलेज इंस्टीट्यूशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी मेडिवल पीरियड में विलेज इंस्टीट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो पंचायत लुक्ड आफ्टर इट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पंचायत हुआ करता था वो इसी एडमिनिस्ट्रेशन से देखा जाता था। और द हेड ऑफ द पंचायत वाज कॉल्ड मुखी और सरपंच, जो हेड हुआ करते थे, जो पंचायत के जो हेड हुआ करते थे उनको मुखी कहा जाता था या सरपंच। एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स, यानी ये काफ़ी उनके पास रिस्पॉन्सिबल यानी काफ़ी वो जिम्मेदार होते थे कि वो जो विलेजर्स होते थे उनको जस्टिस देने के लिए यानी उनको न्याय देने के लिए। हीज वाज द फाइनल वर्ड, यानी उनका वो जो फाइनल वर्ड होता था वही माना जाता था। स्टिल इन मैनी केसेस, यानी ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट्स एंड पनिश कल्प्रिट, यानी जो ग्राम पंचायत ऐसे भी जो देते थे कि जो वर्डिक्ट्स और पनिश कर देते थे कल्प्रिट। लेकिन इवन टुडे एट द विलेज लेवल, यानी आज के समय जो विलेज के लेवल पे जो होते हैं ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द ग्राम पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल, यानी जो ग्राम पंचायत और जो पुराने ग्राम जो पंचायत हुआ करती थी वो पीपल को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है एट दैट टाइम। यानी उस समय लैंड रेवेन्यू वाज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम, यानी जो लैंड रेवेन्यू होता था यानी लैंड का कर्ज, यानी जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था वो किंगडम का सबसे मेन इनकम हुआ करता था उससे। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वे टू कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, यानी हर किंगडम यानी हर राज्य में अलग अलग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अलग अलग रेवेन्यू होता था। बट यूजुअली द 6 पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वाज टेकन एज अ लैंड रेवेन्यू, यानी अगर एक किसान है अगर उसका जितना भी खेत है अगर उसमें जितना भी अनाज उगेगा उसमें से उसका 1/6 पार्ट यानी 1 का 6ठा भाग वो लैंड रेवेन्यू में चला जाता था। एज पार्ट फ्रॉम दिस, यानी इसके लिए
ऑन द टैक्सेस वर ऑल्सो विव्ड ऑन द पीपल्स, यानी जो पीपल्स होते थे उन पे टैक्सेस लगता था। डिफरेंट ऑफिसर्स वाज अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, और बहुत डिफरेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाते थे डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। मोर ओवर टैक्सेस वर कलेक्टेड एट द पोर्ट और ऑक्ट्रॉय पॉइंट, यानी जो टैक्सेस क्या होता था वो पोर्ट या ऑक्ट्रॉय के पॉइंट पे कलेक्ट किया जाता था। लैंडलॉर्ड कलेक्ट द टैक्स एंड पेड ट्राइब्यूट्स टू द किंग्स, यानी लैंडलॉर्ड जो होते थे, जो जमींदार होते थे, वो हमसे टैक्स लेते थे और जो किंग होते थे उनको ट्राइब्यूट। सेकेंड है लिटरेचर, साहित्य। ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड, यानी राजपूत एज के समय बहुत सारे ऐसे रिलीजियस भी हुआ करते थे और राइटिंग भी हुआ करते थे, जो साहित्य होते थे अलग अलग तरीके में। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन, यानी जो स्कॉलर्स हुआ करते थे और जो एजुकेशन हुआ करता था, रिसीव ग्रेट पेट्रोनेज, यानी सहायता के रूप में फ्रॉम द किंग, यानी किंग के दौरान ये स्कॉलर्स दिया जाता था और एजुकेशन। मैंने लिटरेसी, यानी ऐसे भी बहुत सारे साहित्य हैं जो वर्क वाज कंपोज इन संस्कृत, यानी उन्हें जिसे संस्कृत में लिखा गया है, प्राकृति में और तमिल, कन्नड़, तेलुगु, इटीसी में भी लिखा गया। द ग्रेट संस्कृत पोएट मग, यानी जो एक ग्रेट संस्कृत पोएट है जिनका नाम मग है, कंपोज द एपिक शिशुपाल वध, यानी जिन्होंने एक शिशुपाल वध लिखा है। दिस एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्णा, यानी इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया कि कैसे शिशुपाल का जो वध हुआ है श्री कृष्णा के दौरान। सिमिलरली, यानी इसी की तरह अनदर पोइट श्रीहर्ष, यानी जो अनदर जो पोइट है, जो कवि है श्रीहर्ष जो हैं, उन्होंने भी लिखा है एपिक जिसका नाम है नैषध चरित्र, यानी उन्होंने भी नैषध चरित्र लिखा है, विच इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, जिसके बारे में, यानी नल और दमयंती की स्टोरी के बारे में उन्होंने लिखा है। इवन सॉन्ग वाज द राधा एंड ओल्ड गोपीस, यानी उन्होंने उसमें भी लिखा है कि जो राधा और गोपी के सॉन्ग भी लिखा है। संग इन द फ्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी जो लॉर्ड कृष्णा के लिए गाया गया है, वाज रिप्रेजेंटेड इन द लैरिकल मैनर, यानी वो लैरिकल मैनर में रिप्रेजेंट किया गया। द बायोग्राफी एंड द अचीवमेंट ऑफ द किंग्स वर ऑल्सो कंपोज इन द पेट्रिक मैनर्स, यानी जो बायोग्राफी और जो अचीवमेंट हुआ करता था किंग का, उसको भी उसमें कंपोज किया गया है पेट्रोटिक मैनर में। हेमचंद्राचार्य रोट कुमारपाल चरित्र, ये जो हेमचार्य जो हैं वो एक पोएट हैं जिन्होंने भी कुमारपाल चरित्र लिखा है, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सोलंकी किंग ऑफ द गुजरात कुमारपाल, यानी जो किस पे बेस्ड है, तो सोलंकी किंग जो हुए करते थे गुजरात के कुमारपाल, उस पर उन्होंने लिखा है। एंड द ग्रामर बुक, उन्होंने ग्रामर बुक भी लिखा है, सिद्ध हेम शब्द अनुशासन, ये ग्रामर बुक भी लिखा है, जो क्वेश्चन आंसर में पूछा भी जाते हैं कि विच बुक वाज रिटन बाय द हेमचंद्राचार्य, तो इसका आंसर होगा सिद्ध हेम शब्द अनुशासन, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। एज द टाइटल इंडिकेटेड द नेम ऑफ द किंग सिद्धराज जयसिंह, यानी उसका टाइटल क्या दिया गया, तो सिद्धराज जयसिंह, जो किंग राजा के नाम से आया है। एंड द हेमचंद्राचार्य वाज एसोसिएटेड विथ हिज बुक, जो हेमचंद्राचार्य जो थे वो इस बुक से एसोसिएटेड किए गए थे। दिस बुक वाज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट दैट इट वाज प्लेस्ड ऑन एलिफेंट ड्यूरिंग द प्रोसेशन इन पटना, यानी जब ये काफ़ी बुक को ऐसा महत्व दिया गया है और उसको हाथी के नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी खाली पोएट्री नहीं, जो नाटक भी जो होते थे वो भी उस टाइम पे लिखा गया था। भावभूति रोट उत्तरम चरित्र वाइल पंडित नारायण कंपोज हिप हॉप अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन पंचतंत्र, यानी जो भावभूति है और जो पंडित नारायण जो हैं उन्होंने ये सब स्टोरीज लिखी हैं, जो बुक का कलेक्शन है जो पंचतंत्र पे बेस है। आइदर योर स्कूल और नियर लाइब्रेरी मस्ट हैव इन बुक्स कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और फ्लॉक टेल्स, लेट अस नाउ डू रीडिंग एक्टिविटी, यानी आपके स्कूल में या फिर आपके नियर, यानी आपके आसपास में जो लाइब्रेरी होगी वहाँ पे जो बुक्स जिसमें स्टोरीज ये सारे कलेक्शन होगी, ये सारी स्टोरीज की कलेक्शन होगी वहाँ पे लाइब्रेरी में हो सकती है, और जिसमें फ्लॉक टेल्स भी बताया गया होगा। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे दिया है ऑथर पोएट, यहाँ पे एक ऑथर और पोएट का दिया है जिन्होंने क्या काम किया है वो, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में 2 दिया है। यहाँ पे दिखा है विशाखा डाटा, मुद्रक सासर, सोमदेव कतसरित सागर, कल्ला राजतरंगिनी, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ऐसे सब ये पोएट है ऑथर से जिन्होंने उनका काम किया था, उन्होंने ये सब लिखा है। थर्ड अपना चालू होता है आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चर क्या होता है? अमॉन्ग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इज नॉट वर्थी, यानी राजपूत के एज में जो बहुत सारे ऐसी चीज़ बनाए गए थे, जैसे कि टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन हुआ था। राजपूत किंग्स वर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रांड्स एंड आर्टिस्टिक्स बिल्डिंग्स, यानी जो राजपूत के जो लोग जो राजा होते थे वो काफ़ी पसंद करते थे, यानी उनको काफ़ी पसंद होता था आर्टिस्ट बिल्डिंग्स बनाने में। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ डेट टाइम्स इज इवेंचुअली फ्रॉम द टेम्पल फोर्ट्स प्लेसेस लेक्स इटीसी। और जो उनके टाइम का आर्किटेक्चर, यानी जो कढ़ाई जो उनका आर्किटेक्चर बनाया गया था उस टाइम का स्कल्पचर्स, हाँ वो एविडेंट है, यानी अभी भी सबूत है जो जिसपे टेम्पल्स पे बनाया गया है, फोर्ट्स प्लेसेस और लेक्स जो बनाए गए उस टाइम के। Among the temple, Khajuraho in the Madhya Pradesh and the Puri temple in the Lord Jagannath are the famous of their architecture and sculpture। यानी जो उनमें से जो एक टेम्पल्स जो है, जिनमें खजुराहो जो टेम्पल है जो मध्य प्रदेश में है और पूरी टेम्पल जो लोक जगन्नाथ में है वो काफ़ी फेमस है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के रूप में। द सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क वाज बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो भी उस टाइम पे बनाया गया था। द कोणार्क टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेट फाइनेस एंड वाज शाफ्ट लाइक अ चैरियट ड्राइवन बाय 7 सॉर्ड्स, यानी जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो ऐसा बनाया गया था, बहुत ही फाइनेस से बनाया गया था। उस पर शार्प यानी काफ़ी अच्छे से कढ़ाई की गई थी, जैसे कि उस पर 7 हॉर्सेस यानी 7 घोड़े और चैरियट, यानी जैसे उगता हुआ सूरज, जैसे सूरज का जैसे चैरियट बनाया गया, यानी पूरे घोड़े का जैसे पहले आप देखे ही होंगे कि घोड़े का टांगा होता था, वैसे ही इसमें बनाया गया जिसमें 7 घोड़े हैं, ऐसा वहाँ पे बनाया गया है। और आगे चालू होते हैं अपना अमोंग द अदर सन टेम्पल, यानी उनमें से जो अलग जो और भी सन टेम्पल्स है ऑफ इंडिया के, द मार्थलैंड टेम्पल्स ऑफ द कश्मीर एंड द मोडेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। जिनमें से जो मार्टेंड है जो टेम्पल है वो भी सन टेम्पल ही है जो कश्मीर में है, और मोडेरा सन टेम्पल जो अपने गुजरात का वो भी काफ़ी फेमस है। A prominent features of the Modera temple is that the first ray of the sun falls directly on the idol, यानी मोडेरा सन टेम्पल का यही एक खासियत फीचर्स है, जो पहला सन रे जो होता है उस पर डायरेक्ट जो उसका आइडल यानी जो उस पर मूर्ति है उस पर डायरेक्ट जाके गिरता है। द इलोरा कैप्स ऑफ द डेक्कन्स हैव द कैप्स रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजियस, जो एलोरा कैप्स जो है उसमें 3 रिलीजियस को दिखाया गया है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, यानी जिसमें से 3 रिलीजियस दिखाया गया, 3 धर्म दिखाया गया है। वन अमॉन्ग दिस इज़ द ग्रेट कैलाश टेम्पल, यानी उनमें से जो एक सबसे ज़्यादा ग्रेट है जिसका नाम है कैलाश टेम्पल। द एलिफेंटा कैप्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3 फेस स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी जो एलिफेंटा कैप जो मुंबई में है वहाँ पे 3 फेस वाले स्कल्पचर बनाए गए हैं जो लॉर्ड शिवा का है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया, जो मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल्स है वो काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्प्रेसिंग गेटवे कॉल्ड गोपुरम, यानी जो साउथ इंडिया का जो टेम्पल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, जिनके किसे तो उनके गेटवे जिसको गोपुरम कहा जाता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम्स ऑफ सच ग्रांड टेम्पल्स, यानी ऐसे बड़े बड़े और ऐसे फेम्स बनाए गए टेम्पल्स के सुनने के बाद मैनी फॉरेन्स इन्वेडर कैम टू लूट देम, यानी बहुत सारे ऐसे उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे फॉरेनर यानी बहुत सारे ऐसे विदेशी लोग जो आए थे उसे लूटने के लिए। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक्ड मैनी टाइम्स, यानी जो गुजरात का जो सन टेम्पल है मोडेरा सन टेम्पल उसको काफ़ी बार लूटा गया था। यहाँ पे अपना चालू होता है मोहम्मद गजनी। अब ये मोहम्मद गजनी है तो थ्रू द राजपूत एज इज वेल नोन फॉर इट्स वैलर्स एंड सेक्रीफाइस, इट ऑल्सो शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिंग बिल्डिंग्स, यानी राजपूत के एज में क्या होता था वो काफ़ी जाना जाता था कि वो काफ़ी मेहनती होते थे और सेक्रीफाइस यानी काफ़ी जान पे भी मतलब अपने काम के लिए जान पे भी दाव लगा देते थे, यानी कोई काम नहीं होता था मतलब वो मन से ढंग से करते थे। और ये भी देखा जाता है कि वो काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों भी बनाते थे और बिल्डिंग्स भी। पर मैनी फॉरेन इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी उनके पीरियड में काफ़ी जो फॉरेन के जो लोग थे यानी विदेशी लोग थे वो काफ़ी अटैक भी किए थे उस टाइम पे। मोहम्मद गजनी द सुल्तान ऑफ गजना अटैक द इंडिया मैनी टाइम्स बिटवीन 1000 CE एंड 1075 CE, एंड जो मोहम्मद गजनी जो हैं वो एक सुल्तान गजना के उस टाइम के थे जिन्होंने इंडिया पे बहुत बार अटैक किया था, जो 1000 सदवी से लेके और 1075 सदवी में
इन स्पाइट ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम, यानी इसमें उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया था ड्यूरिंग द अटैक, यानी अटैक के समय ही कंटिन्यू टू प्लंडर इंडिया विथ फुल फोर्स, और उन्होंने काफ़ी दम लगा के, यानी काफ़ी मेहनत से, यानी काफ़ी मेहनत से उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, मतलब प्लंडर यानी करते रहे ड्यूरिंग वन सच अटैक, यानी उनमें से एक ऐसा भी अटैक था वेयर द गुजरात वाज अंडर भीमदेव सोलंकी रूल, जिसमें जो गुजरात था वो भीमदेव सोलंकी के रूल में था। ही प्लंडर्ड सोमनाथ, यानी उन्होंने सोमनाथ को लूटने की कोशिश की थी। तो मैनी पीपल्स फ्रॉम सौराष्ट्र एंड गुजरात जॉइंट भीमदेव, यानी जो बहुत सारे जो पीपल्स थे सौराष्ट्र के और गुजरात के, वो भीमदेव से ज्वाइन किए सोलंकी से, एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट सोमनाथ, और वो कोशिश की कि सोमनाथ को बचा पाए, बट फेल, लेकिन वो हार गए। और ये मोहम्मद गजनी सोमनाथ को भी लूट लिया था। चेंज ऑफ पावर्स एट दिल्ली, यानी दिल्ली में कौन कौन से पावर्स चेंज हुए। द आफ्टर द demise of मोहम्मद गजनी, द लीडर ऑफ द गजना स्टार्टेड वेइंग ऑफ द थ्रोन, यानी मोहम्मद गजनी जैसे आए थे उसके बाद जो लीडर गजना, यानी गजना के जो लीडर्स थे वो वहाँ पे थ्रोन यानी अपना शासन बनाने लगे। हाउएवर, जैसे कि द राजपूत किंग डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस, यानी जो उनकी कमजोरी के कारण जो राजपूत जो किंग्स थे वो एडवांटेज यानी लाभ नहीं उठा पाते। मीनवाइल, यानी उसके बाद शाहबुद्दीन घोरी, यानी शाहबुद्दीन जो घोरी स्टैब्लिश्ड हिज स्ट्रॉन्ग रोल इन गजना एंड डिसाइड टू अटैक इंडिया, यानी उन्होंने क्या किया, जो शाहबुद्दीन जो घोरी थे वो गजना में, जो गजना देश है वहाँ पे अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और डिसाइड किए कि इंडिया पे अटैक करेंगे। ही इंस्टेंटली वाज नॉट टू लूट बट इस्टाब्लिश देयर रूल, यानी वो खाली इस सोच में थे कि वो लूटने के लिए नहीं किए थे, जो वो मोहम्मद गजनी थे वो लूटने के लिए आए थे, लेकिन ये लूटने के लिए नहीं, ये अपना रूल इस्टाब्लिश करने के लिए यहाँ पे आए थे। इनिशियली ही वॉजंट सक्सेसफुल, लेकिन वो जब वो आए तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए पहली बार। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नैका देवी ऑफ अनिलवाड़ पाटन, यानी वो जो डिफीट मतलब वो लड़ाई करने आए थे तो वो क्वीन नायकी देवी से, मतलब नायका देवी से वो हार गए थे, जो अनिलवाड़ पाटन की रानी थी। देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 ईयर्स, यानी जब वो अटैक करने के लिए आए थे तो लेकिन वो नायकी देवी से हार गए जो अनिलवाड़ पाटन की रानी थी, और उसके बाद वो 12 साल तक अटैक इंडिया में नहीं की, यानी इंडिया में 12 साल तक वो उन्होंने अटैक नहीं किया। फाइनली द सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली, और दूसरी बार उन्होंने कहाँ अटैक किया, तो दिल्ली में। पृथ्वीराज found the bravery but without any prior preparation or helps for the other Rajput kings with his defeat the, यानी पृथ्वीराज जो थे वो बहुत ही ब्रेवली यानी बहादुर पाए जाते थे, मतलब उनको कहा जाता था, और बिना किसी प्रायर प्रिपरेशन, यानी कोई भी बिना कोई तैयारी के, बिना कोई राजपूत किंग की मदद से वो हार गए। द राजपूत रूल्स कैम टू एन एंड इन दिल्ली, यानी तब क्या हुआ, दिल्ली में से राजपूत का जो रूल था वो ख़त्म होने लगा, और तब वहाँ पे रूल किसका चालू होने लगा, तो ये कुतुबुद्दीन, मतलब इसका चालू होने लगा, शाहबुद्दीन का चालू होने लगा। एज अ रिजल्ट, यानी ऐसा रिजल्ट आया कि शाहबुद्दीन इस्टाब्लिश हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम, और तब शाहबुद्दीन जो थे वो अपना रूल बढ़ाने लगे, अपना इस्टाब्लिश किए अपना किंगडम, और अपना किंगडम को बढ़ाने लगे। आफ्टर शाहबुद्दीन हिज स्लेव्स हु वाज ऑल्सो हिज कमांडर, जो उनका स्लेव यानी जो उनका कमांडर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, असेंडेड द थ्रोन, यानी तब उनको सिंहासन पर बैठाया गया, यानी कुतुबुद्दीन को सिंहासन पर बैठाया गया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन के बाद सिंहासन पर बैठाया गया, जो उनके कमांडर थे। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, जो जाने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। विद द राजपूत रूल्स कैम टू एन एंड इन दिल्ली, यानी जब क्या हुआ कि राजपूत का रूल वहाँ से ख़त्म होने लगा। देयर वॉज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोसाइटी, तब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आए। व्हाट काइंड्स ऑफ चेंज टू प्लेस, यानी किस तरीके का चेंजेस जो थे वो वहाँ पे आए, एंड वाई यानी और क्यों। थिंक अबाउट क्वेश्चन लाइक दिस, यानी इस तरह के क्वेश्चन सोचना चाहिए। इन द प्लेस ऑफ द वेलर्स एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द पावर, यानी जो प्लेस में जो काफ़ी मेहनती और काफ़ी सेक्रीफाइस करने वाले जो लोग होते हैं, पीपल्स स्टार्ट कर दिए कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ईच अदर, यानी आपस में कॉन्स्पायरिंग करने लगे फॉर पावर, यानी पावर के लिए। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज स्टैंड विथ ब्लड, यानी जो दिल्ली का जो थ्रोन था वो खून हो, यानी दिल्ली का थ्रोन यानी दिल्ली का सिंहासन लेने के लिए ऐसे बहुत ब्लड यानी बहुत खून की भी मतलब लड़ाई होने लगती थी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म हुआ। यहाँ इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट
चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।